Hello everyone, welcome to our YouTube channel R Square Pathshala. My name is Ravi Sani. So today we will start our chapter 5th of 6th class NCRT book, which is history book, our past one. तो आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास जिसमें हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, उससे हमने क्या क्या उसमें हमने पढ़ा था, ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बुक्स हैं या फिर बुरियल्स है, उससे हमें पास्ट में क्या जानने को मिलता है। तो हमने जाना था कि भाई जो पास्ट में ऋग्वेदा है, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, वो जो है इनमें से ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट बुक थी। उन ओल्डेस्ट बुक को पढ़ के हाइम के थ्रू जो है हमें उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। फिर हमने देखा था कि संस्कृत और संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है। हमने 4 फैमिली देखी थी लैंग्वेजेस की। इंडो यूरोपियन जो भारत में बोली जाती हैं, इंडो यूरोपियन हो गई, तिब्बतो बर्मन द्रविडियन फैमिली एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ठीक है, फिर हमने जाना था कि कैसे ऋग्वेदा को हिस्टोरियन ने पढ़ा है, समझा है, और उनसे क्या फिर हमें आगे जानने को मिला है। फिर हमने जाना था कि भाई जो कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स जिनका मेंशन ऋग्वेदा में भी है, उसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने देखा था कि भाई लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे विश यूज़ किया जाता था या फिर जना यूज़ किया जाता था। फिर हमने देखा था कि जो मेगालिथ्स हैं, मतलब बिग बोल्डर और बिग स्टोन, उनका बुरियल्स पे कैसे बुरियल साइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका यूज़ किया जाता था। तो ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब जो है आज हम जो है हमारा चैप्टर अगला शुरू करेंगे, जिसमें हम किंगडम्स, किंग्स और अर्ली रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या है, हम काफ़ी डिकेड से हमें प्रेजेंट सिस्टम जो है, जो लीडर्स हैं हमारे, वो जो है इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन में वोटिंग होती है और वोटिंग के थ्रू हम लीडर्स को चुनते हैं। जैसे हमारे हर 5 साल में जो है असेंबली इलेक्शंस होते हैं या फिर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो हर 5 साल में वो होते हैं। बट अभी तो इलेक्शन से हम लीडर चूज़ करते हैं। तो उस टाइम में अराउंड 3000 ईयर्स अगो जो हम बात कर रहे हैं जिस पीरियड की, उस पीरियड में रूलर्स को कैसे चूज़ किया जाता था, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए और आता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि राजाज ऐसे लोगों को चुना जाता था जो स्किलफुल होते थे या फिर जो ब्रेव होते थे, और जो राजा की जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी नहीं होती थी। स्किल और उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे ही जो है राजा को चुना जाता था लोगों द्वारा। ठीक है, बट उसके बाद 3000 ईयर्स गो जिस वे में, जैसे पहले असेंबलीज़ में ब्रेव और स्किलफुल बंदे को जो है राजा चुना जाता था, तो वो सिस्टम जो है वो 3000 ईयर्स गो जो है वो चेंज हो जाता है ना। राजा को कैसे चुनना है, अब क्या है कि कुछ लोग जो है वो सेक्रीफाइसेस जो है परफॉर्म करने लगे, और वो लोग जो है सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके अपने आप को राजा के तौर पे रिकॉग्नाइज करवाने लगे, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइस है अश्वमेधा सेक्रीफाइस और द हॉर्स सेक्रीफाइस। इसमें बेसिकली होता क्या था कि जो किंग होता है वो, और या फिर राजा जो है, हॉर्स को, घोड़े को जो है फ्रीली छोड़ देता था। वो घोड़ा अपनी मर्जी से जाता था जहाँ वो जाना चाहे। उस घोड़े को जो है 2 से 3 राजा के आदमी जो है गार्ड करते थे। वो घोड़ा जो है दूसरे राजाओं के किंगडम में से पास करता था। अगर दूसरे राजा के किंगडम में से जब वो पास करता था, अगर उसके सैनिक अगर उस घोड़े को रोक लेते थे, तो दूसरे जिसके सैनिक, जिस राजा के सैनिक उसको रोक रहे हैं, उसको जो राजा हॉर्स सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है उसके साथ फाइट करनी पड़ती थी। और अगर वो उसको नहीं रोकते थे तो इसका मतलब ये होता था कि वो राजा मानते हैं जो हॉर्स सेक्रीफाइस जो राजा कर रहा है वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है ना। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता था कि हॉर्स को जो है दे अलाउड द हॉर्स टू पास। इसका मतलब ये होता था कि दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन दैम, वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और पावरफुल है। और फिर उन वो राजाज को जो है
सेक्रीफाइस में इनविटेशन दिया जाता था वो जो है उनके लिए गिफ्ट, पावरफुल राजा के लिए, जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे। अब जो सेक्रीफाइस है वो ट्रेंड प्राइस्ड जो है, जो पंडित होते थे वो परफॉर्म करते थे, जिनको बदले में जो है गिफ्ट के साथ नवाजा जाता था। ठीक है। अब जो राजा ये सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसको पावरफुल माना जाता था, और जो बाकी जो होते थे राजा, वो उस पावरफुल राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे। ठीक है। अब ये जो सेक्रीफाइस चल रहा है, जो ये रिचुअल जो चल रहा है, इसमें जो सेंट्रल फिगर होता था वो राजा होता था, और उसकी जो है एक स्पेशल सीट होती थी। इसको हम थ्रोन कह सकते हैं, या फिर एक टाइगर स्किन से बनी हुई थ्रोन, ऐसा हम कह सकते हैं। एक स्पेशल पर्सनालिटी होता था उस रिचुअल में, जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है। अब उस रिचुअल में जो सारथी होता था उस राजा का, जो सारथी जो है उसको बैटल में उसके साथ जाता था, जिसने उसकी बैटल्स को विटनेस किया है, वो उसकी जो है ब्रेव स्टोरीज़ को जो है वो सुनाता है उस रिचुअल्स में। और राजा के जो रिलेटिव, जैसे उसके बच्चे हो गए या फिर उसकी बीवी होगी, उनको जो है माइनर रिचुअल जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबका अपना अपना रोल है कि भाई राजा क्या करेगा। उसके साथ जो बैटल्स में जाता था सारथी, वो उसकी बहादुरी के किस्से सुनाएगा वहाँ पे, और उसकी वाइफ और जो सन है वो छोटे छोटे माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, और बाकी जो राजा थे वो एक ऑडियंस की तरह जो है स्पेक्टेटर बन के वहाँ पे उनको बैठना होता था बस। ठीक है। और जो है परफॉर्मेंस को देखना होता था, ऑडियंस का काम करते थे बाकी राजा। जो प्राइस होते थे वो रिचुअल परफॉर्म करते थे, जिसमें वो क्या करते थे, सेक्रेड वाटर जो है, जैसे आजकल गंगा जल जो है वो जो है राजा के ऊपर जो है छिड़कते थे। और जो ऑर्डिनरी लोग थे, जैसे विश या फिर वैश्या, वो भी जो है किंग के लिए, राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे। बट ये सब में कुछ लोग ऐसे थे जिनको शूद्रा कहा जाता था प्राइस्ट द्वारा, उनको इन रिचुअल से एक्सक्लूड किया हुआ था। वो इस रिचुअल्स को ना तो परफॉर्म कर सकते थे, ना ये वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो शूद्रा क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे वर्ना सिस्टम के थ्रू। अब वर्ना सिस्टम क्या है, वर्ना सिस्टम कहाँ से ये उजागर हुआ, ये वर्ना सिस्टम किसने बनाया है, क्या है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे हमें पता है कि जो ऋग्वेदा है वो हमारा ओल्डेस्ट वेदा है, और ऋग्वेदा के बाद जो हमारे वेदास जो कंपोज किए गए हैं प्राइस्ट द्वारा, उनको लेटर वैदिक बुक्स कहते हैं। उनमें समावेदा है, यजुर्वेदा है और अथर्ववेदा है। ये बेसिकली प्राइस्ट द्वारा ने कंपोज किए थे, ऋग्वेदा सेजीज ने कंपोज किया था। और ये बाकी जो लेटर वैदिक बुक्स है, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये प्राइस्ट जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण, उन्होंने इनको कंपोज किया। ये पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में इनको कंपोज किया गया है, पर्टिकुलरली एरियाज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड यमुना। ठीक है। जो प्रेजेंट डे हरियाणा यूपी वाला जो रीजन है, वहाँ पे इनको कंपोज किया गया है। तो ये जो बुक्स हैं लेटर वैदिक बुक्स, ये बताती हैं कि रिचुअल्स हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनको कैसे परफॉर्म करना है, या फिर सोसाइटी के बारे में जो रूल्स क्या होने चाहिए, जो सोसाइटी में लोग फॉलो करेंगे, वो सब इनमें है। ठीक है। अब इस टाइम में जो है सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप थे, लोगों के डिफरेंट ग्रुप थे, जैसे प्राइस्ट हो गए, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल। अब जो कुछ प्राइस या फिर वॉरियर थे वो अमीर थे, जैसे कुछ फार्मर और ट्रेडर वो भी अमीर थे। बट जो मैक्सिमम लोग थे, मतलब मिक्स थे, प्राइस वॉरियर रिच भी थे, जैसे कुछ फार्मर और जो है ट्रेडर वो अमीर भी थे, और काफ़ी सारे गरीब भी थे। ठीक है। अब जो प्राइस्ट है, जो प्राइस ने जो है लोगों को जो है चार ग्रुप में बेसिकली उस उन्होंने प्राइस्ट को लोगों को चार ग्रुप में डिवाइड किया। प्राइस ने जो ग्रुप्स है उनको वर्नास कहते हैं। ठीक है। जो 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल है ना, उनको वर्नास कहते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये था कि जो हर एक वर्ना है उसका अलग एक फंक्शन होता है, मतलब जो चार वर्ना सिस्टम है, हर वर्ना का जो है अपना एक फंक्शन होता है, और वो क्या फंक्शन होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। जो फर्स्ट वर्ना था, चार वर्ना थे, एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट वर्ना है ब्राह्मण,
ब्राह्मण का फर्स्ट वर्ना है। ब्राह्मण का काम क्या था कि भाई वो उसको जो है वेदास को स्टडी करना है और वेदास को आगे सिखाना है, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने हैं और गिफ्ट को रिसीव करना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ना ब्राह्मण जिसका काम है वेदास को स्टडी करे, उनको आगे फिर पढ़ाए, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे और उसके बदले में जो है गिफ्ट को रिसीव करे। सेकंड जो वर्ना था वो था रूलर। ठीक है, अब रूलर का काम क्या है, रूलर जो होते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, उनका काम ये था कि भाई वो लड़ाई लड़े और लोगों को जो है बचाए, लोगों को प्रोटेक्शन दे और फाइट करे बैटल्स। थर्ड वरना जो था विश और वेश्यास, इनका काम ये जनरली फार्मर होते थे, हर्डर्स होते थे और ट्रेडर्स होते थे। अब जो क्षत्रियाज हैं और जो वेश्यास हैं, मतलब सेकंड और थर्ड वर्ना जो है वो दोनों सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे, है ना। परफॉर्म तो मतलब वही करते थे बट ये ऑर्गेनाइज कर सकते थे, परफॉर्म करते थे प्राइस्ड। ठीक है, बट जो लास्ट कैटेगरी है वरना की शूद्राज, वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे सेक्रीफाइसेस। जैसे फर्स्ट का हमने देख लिया कि भाई वेदा को स्टडी करना, आगे पढ़ाना, फिर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना, गिफ्ट रिसीव करना। रूलर्स का कि लोगों को प्रोटेक्शन देना और लड़ाई लड़ना, है ना। थर्ड का जो काम था, थर्ड जो थे वो फार्मर्स, ट्रेडर्स और हर्डर्स थे। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। शूद्रा जो है उनका काम था कि बाकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ना है उनको सर्व करना, है ना, और ये जो है रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो वुमेन है, वुमेन को भी जो है शूद्रा की कैटेगरी में इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, शूद्रास जो है तीनों ग्रुप को सर्व करना और रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे। वुमेन भी जो है शूद्रास के ग्रुप, शूद्रा की कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया हुआ था। तो बेसिकली क्या हो गया, जो वुमेन हो गई और शूद्रा, ये दोनों जो है वेदा को भी ये स्टडी नहीं कर सकते थे, रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते और ये वेदा को भी स्टडी नहीं करना इनको अलाउड नहीं था। ठीक है, तो प्राइस्ट ये भी बोलते थे कि भाई जो ये ग्रुप हैं वो बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होंगे कि भाई कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है, ये बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होगा। जैसे अगर अगर कोई बच्चा अगर फादर मदर को अगर ब्राह्मण पेरेंट्स के पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ब्राह्मण हो जाता है, और अगर कोई जो है रूलर के घर में पैदा होता है तो वो रूलर बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा अल्टीमेटली। तो बेसिकली जो ये वर्ना सिस्टम है वो बर्थ के बेसिस पे लोगों को जो है वो क्लासीफाई करता है। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ, प्राइस ने एक क्लासिफिकेशन और दी, लोगों को एक ग्रुप में और क्लासीफाई किया, उनको बोला कि अनटचेबल्स। अब इनमें जो लोग इंक्लूड किए गए वो क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, गैदरर्स, या फिर वो लोग जो बरियल्स या फिर क्रीमेशंस परफॉर्म करते थे, है ना, उनको जो है अनटचेबल की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया। प्राइस का कहना ये था कि इन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना मतलब पोल्यूट करना है अपने आप को भ्रष्ट करना है, मतलब आप इनसे बातें बातें करोगे, इनसे कांटेक्ट में रहोगे तो आप अपना धर्म भ्रष्ट कर लोगे। तो ऐसा ब्राह्मण्स प्राइस्ट का कहना था। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, और काफ़ी सारे किंग का मानना ये था कि भाई जो है प्राइस से सुपीरियर हैं, है ना। बट इस वर्ना सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट वर्ना ब्राह्मण का था तो वो सब अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे। बट कुछ किंग्स का मानना ये नहीं था, कुछ का मानना ये था कि भाई बर्थ के बेसिस पे आप लोगों को जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते और ऐसा नहीं बता सकते कि वो किस वर्ना से बिलोंग करता है, या बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकते। कुछ का मानना ये था कि आप जो डिफरेंसेस है वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकते, है ना। और कुछ का ये मानना था कि भाई हर कोई जो है रिचुअल्स जो है परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट जो है काफ़ी लोगों ने जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है उसको कंडेम किया, है ना। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं थे। तो ज़्यादा शार्प ना होने की वजह से वहाँ पे जो प्राइस का जो इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड था, तो इसलिए वहाँ पे वर्ना सिस्टम ये सब नहीं था। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ना सिस्टम।
तो अभी तक हमने ये देखा है बेसिकली कि जो रूलर्स होते थे वो रूलर कैसे बने, है ना, कैसे रूलर बने, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके, है ना। और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने में हमने जो है ये देखा था कि वर्ना सिस्टम होता है, जिसमें प्राइस ने बनाया था ये सिस्टम। फर्स्ट वर्ना ब्राह्मण, सेकंड वर्ना क्षत्रिय, थर्ड वर्ना वैश्य, फोर्थ वर्ना शूद्राज, और उसके बाद फिर एक फिफ्थ कैटेगरी उन्होंने बाद में क्लासीफाई करना शुरू कर दिया, अनटचेबल्स। ठीक है। अब जनपदा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जनपदा का मतलब क्या होता है। जनपदा का जो लिटरल मीनिंग है वो है लैंड। जनपदा, जना हमने जाना था कि लोगों को के नाम को डिस्क्राइब करने के लिए जना कहा जाता था, जना या फिर विश। अब जनपदास का मतलब एस लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जनपदास, जहाँ पे जना मतलब मैन, जहाँ पे जना ने अपना पैर रखा और वहाँ पे सेटल डाउन हो गया, उसको कहते हैं जनपदा। ठीक है, ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि लोग जो है सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर करके वो जो है राजा बने। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो जनपदास में हमने इससे पहले हमने देखा था कि भाई राजास जो है वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे और अपने आप को जो है राजा रिकॉग्नाइज करवा लेते थे, है ना। राजाज ऑफ जनपदा रादर देन जनाज, पहले जो थे वो जना के राजा हुआ करते थे। जना का राजा होना मतलब कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक राजा है। बट अब जो हम राजा की बात कर रहे हैं वो राजा ऑफ जनपदास था। वो एक एरिया, एक लैंड का, एक जोरिस्डिक्शन का वो एक राजा था। उसमें जितने जो कुछ भी था सबका वो इंचार्ज, मतलब राजा एक जनपदा का था, एक लैंड का था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ जनपदास हैं इनमें से। फिर बाद में कुछ जनपदास जो है वो महाजनपदा बनेंगे जब राजाज ऑफ जनपदा जो है वो पावरफुल हो जाएंगे, है ना। तो हम जो इसी चैप्टर में लास्ट में हम जो है मगधा और वज्जी, इन दो जनपदा के बारे में डिटेल में हम थोड़ा पढ़ेंगे। एक जल्दी जल्दी से लुक देख लेते हैं कौन कौन से जनपदास थे। अंगा था, वैशाली था, सॉरी अंगा, वज्जी, मगधा, कोसाला, पंचाला, हस्तिनापुर, अवंती, ये सारे जनपदास हुआ करते थे। ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी जो साइट्स हैं उनको एक्सकेवेट किया है इन जनपदास वाली, जैसे पुराना किला ऑफ दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटा। ये लास्ट हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा ये दोनों यूपी वाले एरिया में हैं। तो ये जो है जनपदास हुआ करते थे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनको एक्सकेवेट किया है। यहाँ से इन साइट से एक्सकेवेट करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को जो है यहाँ पे ये पाया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हट्स में रहा करते थे, वो कैटल रखते थे और बाकी एनिमल्स को भी रखते थे, मतलब डोमेस्टिकेशन भी वो करते थे। उनको ये भी पता चला है कि ये काफ़ी सारे अलग तरह की क्रॉप जैसे राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, मस्टर्ड ये सब उगाया करते थे। यहाँ से उनको जो है अर्दन पॉट भी मिले हैं, मतलब जो कि ग्रेन को स्टोर करने के लिए वो लोग यूज़ करते होंगे। तो जो अर्दन पॉट मिले हैं वो यहाँ पे ग्रे कलर के जो है देखने को मिले हैं और कुछ यहाँ पे लाल रेड कलर के भी अर्दन पॉट देखने को मिले हैं। जो एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी है जिसको हम कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर एक पॉटरी है, मतलब पॉट्स ही होते हैं, एक पॉटरी पेंटेड ग्रेवेयर ये भी यहाँ पे मिली है। इसमें बेसिकली क्या है, जो ग्रे पॉट्स होते हैं उन पे पेंटेड डिज़ाइन होते हैं जिसमें सिंपल लाइंस या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स उस पर बने होते हैं। ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये सारी जनपदस, कुछ जनपदस को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया वहाँ से ये फाइंडिंग्स जो हैं मिली हैं। ठीक है। जनपदास, ठीक है, हमने देखे जनपदास पहले थे राजा ऑफ जना, देन फिर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके बने राजाज ऑफ जनपदा, अब उसके बाद राजा ऑफ महाजनपदा। ठीक है। तो अराउंड अभी जो हम पहले बात कर रहे थे वो अराउंड 3000 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे थे। अब उसके 500 साल आगे आ जाते हैं, मतलब 2500 ईयर्स अगो की हम बात करते हैं। ठीक है, मतलब एक कट ऑफ लाइन पे है हम। आज हम यहाँ खड़े हैं 2022 में, मतलब ये हमारा ज़ीरो है। हम 3000 साल पहले की मतलब
की बात कर रहे हैं तो हम कहीं यहाँ हैं, है ना। 2000 तो ये चला गया, 1000 ये हो गया। तो पहले हम यहाँ की बात कर रहे थे, अब हम मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं 3000, अब यहाँ से हम 2500 ईयर्स अगो देख रहे हैं, ठीक है। सॉरी 2500, ठीक है। तो अब 2500 ईयर्स अगो क्या होता है कि जो जनपदाज हैं वो कुछ कुछ जनपदाज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिनको महाजनपदाज कहते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पावरफुल हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। अब जो महाजनपदाज होते थे वो पावरफुल हो जाते हैं, ये हमने पता है। उनकी एक कैपिटल सिटी होती है ना। वो अपनी सिटीज़ को जो है फोर्टिफाई करके रखते हैं, मतलब कि वो जो अपना जो उनका एरिया रहता है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल बना देते हैं, वुड की, ब्रिक या फिर स्टोन की, है ना। अपनी कैपिटल सिटी के फोर्टिफाई करने का मतलब है कि आप अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हो बड़ी बड़ी वॉल्स बना के सराउंडिंग, मतलब पेरिफेरल एरियाज़ में, ठीक है। वो फोर्ट्स बनाते थे, है ना। क्योंकि जो लोग हैं वो अफ्रेड थे कि बाकी किंग्स जो है उन पे अटैक ना कर दे, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। तो फोर्ट्स बनाते थे वो ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि राजा एक दूसरे पे अटैक करते थे तो वो लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। तो कुछ रूलर है वो ये भी दिखाते थे कि वो कितने रिच या फिर पावरफुल है। वो कैसे दिखाते थे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के, है ना, टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स बना के अपने सिटीज़ के अराउंड। तो ये सब दिखा के वो बना के वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि भाई वो कितने पावरफुल और कितने अमीर हैं, ठीक है। तो राजा ऑफ जना, देन राजा ऑफ जनपदा, देन जनपदा से बनते हैं महाजनपदा। कुछ कुछ ही बनते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ के राजा जो है वो पावरफुल हो जाते हैं, उनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा होती है, वो कैपिटल सिटी रखते हैं, वो आर्मी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, तो वो महाजनपदा बन जाते हैं, ठीक है। महा मतलब बड़ा। तो इस वे में जो है जो किंग होता है वो फोर्टिफाइड एरिया को और वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है ईज़िली कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो वॉल्स वो बनाते थे, ह्यूज वॉल जो बनाते थे, अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो खड़े हुए और बना दी। उसके लिए उनको एक बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती थी, जिसमें हज़ारों लाखों जो है ब्रिक्स या फिर स्टोन प्रिपेयर करने पड़ते थे वॉल बनाने के लिए। और इसमें जो लेबर यूज़ होती थी वो एनॉर्मस लेबर यूज़ होती थी, जिसमें जो कि मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन उसमें अपनी लेबर देते थे। इसके लिए, ये सब करने के लिए उनको जो है रिसोर्सेज चाहिए होते थे। तो ठीक है, ये सब है। फिर राजाज ने जो किया, उन्होंने आर्मीज़ को मेंटेन करना शुरू कर दिया। मतलब अभी तक हमने देखा कि भाई राजाज के पास ना आर्मी नहीं होती थी। तो इस टाइम में इन्होंने क्या किया, महाजनपदा वाला जब पीरियड आया तो राजाओं ने आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब आर्मी मेंटेन कर रहे हैं तो उनको जो है रेगुलर सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। और जब रेगुलर सैलरी पे वो करते थे तो जो वो पेमेंट है, कुछ पेमेंट जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स में उनको देते थे, ठीक है। अब उनको पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। रिसोर्सेज के नाम पे वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से। टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू आता था, उसी से फिर वो आर्मी मेंटेन करते थे और बाकी सब अपने राज्य के काम जो है उस टैक्सेस से ही वो पूरा करते थे। अब थोड़ा टैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं जो महाजनपदाज वाले पीरियड में या फिर महाजनपदा के जो रूलर्स हैं वो जो है लगाते थे। अब जैसा हमने देखा कि भाई वो बड़े बड़े उन्होंने फोर्ट्स बनाए, आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया था। अब ये सब करने के लिए उनको रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब पैसा चाहिए। रिसोर्स मे बी इन मॉनेटरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब की फॉर्म में उनको रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्स चाहिए पहली बात, तो दूसरा रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए उसको ऑफिशियल्स भी चाहिए ताकि ये रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सके। तो पहले क्या होता था, जब वो राजाज जो होते थे वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, तो उस रिचुअल्स में जो लोग आते थे वो राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे और उस गिफ्ट से ही उनका जो है गुजारा होता था। बट अब क्या किया, राजा ने ये गिफ्ट पे डिपेंडेंट ना रह के उन्होंने जो है रेगुलर टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि
जिससे वो आर्मी मेंटेन करते थे और बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उनसे। अब जो टैक्सेस लगाते थे, जो क्रॉप के ऊपर जो टैक्स लगाते थे, जो कि 1/6 ऑफ प्रोड्यूस था, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो मैक्सिमम लोग थे उस टाइम पे वो जो है वो फार्मर थे, और फार्मर पे जो उन्होंने टैक्स लगाया था 1/6, उसको भाग कहते हैं, भागा या फिर शेयर। ये जो टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो 1/6 जो महाजनपदास के टाइम में जो क्रॉप पे टैक्स लगता था उसको क्या कहते हैं, भागा या फिर भागा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे देंगे और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई भागा जो एंशियंट टाइम में यूज़ होता था एक वर्ड, एक टर्म, वो किसके लिए यूज़ होती थी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्रॉप टैक्स था जो कि 1/6 ऑफ प्रोड्यूस होता था, और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो फार्मर थे, तो फार्मर क्रॉप पे ये टैक्स लगाया गया था। इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता था, है ना। वो किस फॉर्म में, वो लेबर की फॉर्म में उनको टैक्स देना पड़ता था। जैसे जैसे कोई वीवर है तो वीवर को मंथ में जो है एक दिन जो है राजा के लिए काम करना पड़ता था, तो वो उसका टैक्स हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो हर्डर्स है उसको उसको एनिमल की फॉर्म में या फिर एनिमल प्रोड्यूस की फॉर्म में उसको टैक्स देना पड़ता था, फार्मर को देना पड़ता है, क्राफ्ट पर्सन, हर्डर्स को। इसके अलावा जो गुड्स जो जिसको ख़रीदा और बेचा जाता है, मतलब ट्रेड के ऊपर भी टैक्स लगता था। हंटर और गैदरर के ऊपर भी टैक्स लगता था, जिनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करना होता था राजा को। जो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे उसमें से कुछ जो है राजा को देना पड़ता था, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स जो कि महाजनपदास के रूलर जो है इम्पोज करते थे, अब फोर्ट बनाने के लिए और अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो इस टाइम में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं दो इम्पोर्टेंट चेंज अपने को देखने को मिलते हैं। एक तो जो आयरन प्लोशेयर है उसका एक ज़्यादा यूज़ होना ज़्यादा यूज़ जो है इस पीरियड में देखने को मिलता है। अब आयरन पहले प्लोशेयर जो है वुडन के होते थे, ठीक है। आयरन का होने की वजह से क्या होता था कि जो हैवी या फिर क्लेई सॉइल है उसको ईजिली जो है टर्नओवर किया जा सकता था, जिससे कि वुडन प्लोशेयर होते थे उससे इतना अच्छे से नहीं होता था, बट आयरन प्लोशेयर से जो कि हैवी होता है उससे सॉइल को ईजिली टर्न डाउन किया जा सकता था, टर्नओवर किया जा सकता था, जिससे कि ज़्यादा अच्छे से मतलब अच्छे से और ज़्यादा जो है वो क्रॉप प्रोड्यूस होती थी। दूसरा जो है ट्रांसप्लांटिंग पैडी की जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई थी। इससे पहले क्या होता था कि जो क्रॉप के जो सीड्स है उसको डायरेक्टली ग्राउंड पे जो स्कैटर कर दिया जाता था और फिर उसी से जो है प्लांट्स उग जाते थे। इसमें क्या होता है कि आप पहले जो सैपलिंग है वो ग्रो करते हो, फिर वो सैपलिंग को आप जो है फील्ड में जाके जो है उसको प्लांट कर देते हो, उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। मतलब आप एक जगह से सैपलिंग उठा के दूसरी जगह जाके उसको प्लांट करना, दैट इज़ ट्रांसप्लांटिंग। इससे पहले जो है सीड्स को ग्राउंड पे स्कैटर कर दिया जाता था, उसी से जो है प्लांट उग जाते थे। बट ट्रांसप्लांटिंग पैडी और यूज़ ऑफ आयरन प्लोशेयर ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये महाजनपदा के टाइम में महाजनपदा के टाइम में ये दो चेंजेस एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलते हैं। दोनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे क्या है, दोनों जो चेंज है इन चेंज की वजह से क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, क्योंकि ज़्यादा प्लांट जो है वो सरवाइव करने लगे। ट्रांसप्लांटिंग से क्या होता है कि वो जनरली अगर आपको एग्रीकल्चर के बारे में अगर आपने सुना हो तो सीड उगाने से क्या होता है, ज़रूरी नहीं है वो प्लांट सीधा उगेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो सारे जितने इनिशियली उगते हैं वो सारे सर्वाइव नहीं कर पाते, डैमेज हो जाते हैं। बट ट्रांसप्लांटिंग से क्या होता है कि वो सीधे सीधे जाते हैं, है ना। तो उससे जो है डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं और ज़्यादा प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब जो स्लेव मैन जिसको दास कहा जाता था और स्लेव वुमेन को दासी कहा जाता था, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ये लोग जो है वो खेतों में काम करते थे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो हमने पहले पढ़ा है कि स्लेव मैन और वुमेन जनरली इनको दासाज और दासीज कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है यहाँ पे, कम्मकार। कम्मकार एक टर्म है जिसका मतलब है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है।
टर्म आ जाएगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कम्मकार्स, मतलब कम्मकार्स एंशंट टर्म में, एंशंट हिस्ट्री में एक टर्म होती थी कम्मकार। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, तो ये हमने एग्रीकल्चर में तो दो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो है वो महाजनपदा पीरियड के हमने देख लिए। अभी हम जो है दो इम्पोर्टेंट महाजनपदाज हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मगधा और वज्जी। जैसे हमने पहले लोकेशन देखी है मगधा की और वज्जी की, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा मगधा है, मगधा की कैपिटल है राजगृह, ये ऊपर वज्जी है, वज्जी की कैपिटल है विशाली। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले हम मगधा के बारे में पढ़ते हैं। मगधा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा बना अबाउट फॉर ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा था, 200 साल तक ये रहा इम्पोर्टेंट। ठीक है, मगधा वाला जो रीजन है वहाँ से गंगा और सोन रिवर जो है वो फ्लो करती थी। ठीक है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट उन रिवर के थ्रू होता था, वाटर सप्लाई इन रिवर से मिल जाता था, और इसके अलावा इस एरिया की जो लैंड थी वो फर्टाइल बनाने में या फर्टाइल होने में इन रिवर्स का इम्पोर्टेंट रोल था। मतलब मगधा में दो रिवर फ्लो करती थी वहाँ, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती थी, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती थी, और वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी। अब मगधा वाले एरिया में हमें फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। अब जो एलिफेंट्स है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं अक्सर, उनको जो है कैप्चर करके टेम कर लिया जाता था और आर्मी के लिए उनको ट्रेंड कर दिया जाता था। तो मतलब आर्मी में एलिफेंट एक होते थे जो कि ईज़िली वो फॉरेस्ट से कैप्चर करके उनको ट्रेन कर लेते थे। अब फॉरेस्ट से जो है वो वुड भी मिलता था, ताकि जिससे कि हाउसेस या फिर घर बनाए जा सके, कार्ट्स बनाए जा सके और चैरेट्स बनाए जा सके, रथ। ठीक है, मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल आर्मी मेंटेन करने के लिए आपको एलिफेंट चाहिए, फुट सोल्जर चाहिए, आपको चैरेट्स चाहिए, हॉर्सेस चाहिए, ये सब वहाँ पे इजीली अवेलेबल था। इसके अलावा वहाँ पे जो है आयरन और भी हमें देखने को मिलती हैं झारखंड वाले एरिया में। ठीक है, आयरन और भी थी जिसकी वजह से जो है वो आयरन के स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बना सकें, इसीलिए हमें आयरन प्लोशियर का यूज़ भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, मगधा के जो है दो पावरफुल रूलर थे, बिंबिसारा और अजातशत्रु, अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु। ठीक है, जो ये दोनों जो है दूसरे जनपदास को कंकर करना ही इनका मेन जो है वो काम था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रूलर था महापद्मनंदा, ये भी एक इम्पोर्टेंट रूलर था। इसने क्या किया था, अपने कंट्रोल को जो है एक्सटेंड किया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा दिखा देता हूँ आपको मैं मैप में, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया वाले में इसने अपना जो इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सटेंड किया था महापद्मानंदा ने। ठीक है, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर हो जाता है। राजगृह, जिसको आज प्रेजेंट डे राजगीर है बिहार में, वो मगधा की कैपिटल थी इनिशियल ईयर्स के लिए। फिर बाद में ये कैपिटल शिफ्ट होकर पाटलिपुत्रा बन गई थी, जो कि अभी पटना नाम रखा गया है। ठीक है, तो इनिशियल कैपिटल थी राजगृह, देन पटना, पाटलिपुत्र, पटना। तो अराउंड 2300 ईयर्स को एक रूलर थे अलेक्जेंडर, यूरोपियन रूलर थे, मैसेडोनिया से ये आए थे। इनका ये जो है वर्ल्ड को कंकर करना चाहता था, वर्ल्ड कंकरर बनना चाहता था। तो इसने वर्ल्ड को तो कंकर नहीं किया, बट इसने जो है काफ़ी पार्ट ऑफ इजिप्ट या फिर वेस्ट एशिया, इनको जो है इसने कंकर कर लिया था। जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहा था तो ब्यास के बैंक पे आके जब उसने फर्दर मार्च इंडिया की तरफ मार्च करने की कोशिश की ईस्टवर्ड, तो उसके जो सैनिक थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उनके सैनिक ने जो है भारत के रूलर के बारे में सुना हुआ था कि उनके पास वास्ट आर्मीज़ हैं, फुट सोल्जर्स की, चैरेट्स की और एलिफेंट्स की। तो इसलिए वो डर गए और उन्होंने आगे फर्दर मूव करने से मना कर दिया। तो ये बेसिकली हमने देखा कि कैसे मगधा एक इम्पोर्टेंट महाजनपदा हुआ करता था। वहाँ पे वहाँ की ज्योग्राफी कैसी थी वो हमने देखी, कैपिटल्स के बारे में हमने जाना,
और इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में हमने जाना मगधा के। नाउ वी विल मूव ऑन टू वज्जी। ठीक है, जैसे हमने देखा कि मगधा एक महाजनपदा था, बट जो एक पावरफुल किंगडम था, बट जो वज्जी था, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, बिहार में। ठीक है, वहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब गणा और संघा। गणा का मतलब है कि गणा एक टर्म है जिसको हम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ करते हैं, ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी सारे मेंबर, एक टाइप की असेंबली। और संघा भी वही है, गणा और संघा मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एसोसिएशन। तो वहाँ जैसे महाजनपदा में रूलर होता था, एक ही रूलर होता था। यहाँ पे हम देख रहे हैं संघा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। संघा और गणा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रूल करते थे। ऐसा नहीं है कि सिंगल रूलर था यहाँ पे। तो एक गणा या फिर संघा में यहाँ पे एक रूलर नहीं होता, जैसे हमने जाना यहाँ पे काफ़ी सारे रूलर होते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रूलर जो हैं एक साथ रूल करते हैं, और हर एक को जो है राजा कहा जाता है। मतलब एक टाइप की असेंबली लगा लो, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर होते हैं, है ना। ऐसे ही लगा लो कि मतलब गणा या फिर संघा होता है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की असेंबली थी, सबको राजा कहा जाता था। वो सब मिलके जो है रूल करते थे, एक आदमी रूल नहीं करता था। ठीक है, तो ये जो राजा थे वो जो है रिचुअल जो है वो एक साथ परफॉर्म किया करते थे, है ना। वो असेंबली में मिलते थे और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते थे उसको कैसे करना है, उस इम्पोर्टेंट काम को करना है और कैसे करना है, वो सब जो है डिस्कशंस और डिबेट के थ्रू वो है डिसाइड करते थे, बेसिकली असेंबली। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर उनका कोई एनिमी उन पे अटैक करता था, तो वो मिलते थे और डिस्कस करते थे कि भाई इस थ्रेट को जो है कैसे इसको जो है फेस किया जाए। ठीक है, हाउएवर यहाँ पे भी जो है वुमेन, दासाज और कम्मकार्स लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, ये जो है इन असेंबलीज़ में गणा और संघा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो बुद्धा है, बुद्धा और महावीर दोनों जो हैं गणाज और संघा से बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कुछ विविड डिस्क्रिप्शंस हैं संघाज की लाइफ के, जो हमें बुद्धिस्ट बुक्स में मिलते हैं। बुद्धा और महावीरा, है ना, वर्धमान महावीरा दोनों जो है गणाज और संघा से बिलोंग करते थे, है ना। तो उनकी लाइफ के बारे में हमें काफ़ी कुछ जो है यहाँ से मिलता है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर में हम एक इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे कि एक बुद्धिस्ट बुक है दीघा निकाया, आप याद रख सकते हैं। दीघा निकाया एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। इसमें जनरली क्या है, बुद्धा की स्पीचीज़ हैं, है ना, जो कि 2300 साल 2300 ईयर्स अगो लिखी गई थी। ठीक है, दीघा निकाया ए फेमस बुद्धिस्ट बुक जिसमें बुद्धा की स्पीचीज़ हैं, जो कि 2300 ईयर्स अगो लिखी गई थी। इसमें बेसिकली अजातशत्रु और वज्जीज़ के बीच का एक छोटा सा इंसिडेंट इसमें दिया हुआ है। अब जो अजातशत्रु जो मगधा का एक इम्पोर्टेंट रूलर था, वो वज्जीज़ पे अटैक करना चाहता था। जैसे हमने जाना कि महाजनपदा के रूलर जो है बाद दूसरे जनपदास पे अटैक करते थे और अपने साम्राज्य को, किंगडम को जो है एक्सपेंड करना उनका कंटिन्यूसली एक प्रोसेस था, वो चलता रहता था। तो अजातशत्रु जो है वो वज्जीज़ पे अटैक करना चाहता था, तो उसने अपना मिनिस्टर भेजा, इसका नाम था वस्साकारा, बुद्धा के पास, उसकी बुद्धा की एडवाइस लेने के लिए इस कि वो अटैक करे कि ना करे। तो बुद्धा ने जो है वज्जीज़ ने पूछा कि वज्जीज़ फ्रिक्वेंटली जो है मिल रहे हैं असेंबलीज़ में, फुल असेंबलीज़ में। तो जब उसने सुना कि हाँ वो जो है फुल असेंबलीज़ में मिल रहे हैं, तो उस बुद्धा ने बोला कि वज्जीज़ जो हैं वो प्रॉस्पर करते रहेंगे, अच्छे से काम करते रहेंगे जब तक वो फुल असेंबली और फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज़ में मिलते रहेंगे, है ना। वो एक साथ काम करेंगे तब तक प्रॉस्पर करेंगे, है ना। अगर वो रूल ऑफ लॉ, जो रूल उन्होंने बनाए हैं उसके हिसाब से काम करेंगे तब वो प्रॉस्पर करेंगे। अगर वो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब वो फ्लोरिश करेंगे।
और वज्जी वुमेन जो है उनको फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाएगा, ये उनको रखा नहीं जाएगा फोर्स से या फिर कैप्चर नहीं किया जाएगा, तो वो ग्रो करेंगे। जो चैत्याज हैं, जो लोकल श्राइन होती थी, उनको टाउन्स और विलेजेस में अगर वो मेंटेन करेंगे वो प्रॉस्पर करेंगे। या फिर जो सेंट्स है जो कि जिनके डिफरेंट बिलीफ्स हैं, मे बी उन गणा के मेंबर से बिलीफ अलग हो सकते हैं, वो फ्रीली एंटर और लीव कर सकते हैं उनकी कंट्री को फ्रीली। तो जो है वज्जीज जो हैं वो बेसिकली अजातशत्रु ने भेजा बुद्धा के पास अपने बंदे को कि पूछने के लिए कि भाई कैसे क्या रहेगा। तो बुद्धा ने बोला कि अगर वो सारा काम अपने एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, सेंट्स को फ्रीली आने देंगे जाने देंगे, वुमेंस को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो वो जो है प्रॉस्पर करते रहेंगे। उन पे अटैक करना आपका व्यर्थ जाएगा। कहने का मतलब यही है इसमें, है ना। तो ये जो सिस्टम था वो सिस्टम जो है काफ़ी सारे साल तक चलता रहा। मतलब कि जो भी पावरफुल राजा हुआ करता था वो दूसरे संघास को जो है कंकर कर लेता था, कैप्चर कर लेता था। तो ये सिस्टम जो है काफ़ी एक लंबे समय तक चलता रहा, ऐसे ही अटैक वटैक चलते रहे। ठीक है, तो अबाउट 1500 ईयर्स को जो लास्ट गणाज और संगा था वो जो है गुप्ता रूलर्स उनको कैप्चर करते हैं, जिनके बारे में हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि पहले राजा जना के हुए करते थे, फिर जनपदास के, फिर महाजनपदास के, फिर जो पावरफुल रूलर होते थे वो दूसरे जनपदास या फिर संघास को जो है उनको कंकर कर लेते थे, और ये सिस्टम कंटिन्यूसली चलता रहा। जो लास्ट गणा और संघा था वो गुप्ता रूलर्स ने उनको जो है कैप्चर किया था, उनको कंकर करके उनको कैप्चर किया था। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है काफ़ी टाइम तक, है ना। हमने शुरू किया था अराउंड 2500 ईयर्स अगो तक महाजनपदा का सिस्टम, और हम 1500 तक देखते हैं, मतलब 1000 ईयर्स तक ये जो सिस्टम है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। इसके अलावा एल्सवेयर में हम देखेंगे कि बेसिकली अराउंड इसी टाइम 2500 ईयर्स अगो के टाइम में जो है एथेंस एथेंस मतलब एक सिटी है ग्रीस में, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। वहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम एस्टेब्लिश होता है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। वो सिस्टम जो है वहाँ पे 200 साल तक चलता है। सो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि 200 साल तक चली, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो लोग 30 साल से ऊपर हैं उनको जो है फुल सिटीज़न माना जाता था, है ना। और ये जो असेंबली होती थी वहाँ पे वो साल में कम से कम 40 बार वो मिलती थी इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिसाइड करने के लिए या फिर उन पर डिसीजन लेने के लिए। अब जो सिटीज़न थे, मतलब जो 30 साल से ऊपर है, उनको फुल सिटीज़न माना गया था। जो सिटीज़न है वो इन मीटिंग्स को जो है अटेंड कर सकते थे। अब इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती थी, जैसे अलग अलग कमिटीज़ भी बनती थी, तो अपॉइंटमेंट होती थी वो जो लॉटरी सिस्टम से होती थी। कोई अगर अपने आप को जो है अपॉइंट करवाना चाहता है तो वो अपना नाम दे सकता था, उसका नाम जो है लॉटरी सिस्टम में इंक्लूड कर दिया जाता था, बाकी आगे उसकी किस्मत। अब जो इसमें ये था कि जो सिटीजन्स होते थे उनको जो आर्मी और नेवी में कंपलसरीली काम करना पड़ता था कुछ टाइम के लिए। वुमेन्स थी उनको सिटीज़न नहीं माना जाता था। फॉरेनर्स थे जो वहाँ पे रहते थे ट्रेड करने के पर्पज़ से, उनको भी सिटीजन्स नहीं माना गया था वहाँ पे, है ना। इसके अलावा काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स थे एथेंस में, जो कि माइंस में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, घरों में काम करते थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे। उनको भी जो है सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। मतलब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है 2500 ईयर्स अगो एथेंस में, ग्रीस में, जहाँ पे जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। वहाँ पे एक क्राइटेरिया रख दिया गया कि 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं को सिटीज़न माना जाएगा, और असेंबली के थ्रू जो है वो काम करेंगे, जो कि साल में 40 बार मिलेगी कम से कम इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। और जो सिटीजन्स हैं वहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेमेन, फॉरेनर्स या फिर स्लेव्स, ये सिटीजन्स इनको नहीं माना जाता था और ये असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है,
तो एल्सवेयर में ये एक स्टोरी थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ आर स्क्वायर पाठशाला, to get more updates on videos. So see you in the next lecture, in which we will be starting our chapter 6 of class 6th NCERT history. Thank you very much.